अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज़। तलखी, लड़ाई, धमकी, इल्ज़ामात और अब पैगामात। क्या इमरान खान हिकमत अमली अपनी तब्दील कर रहे हैं? अडियाला जेल से 2 रोज़ में अस्करी क़यादत के लिए 2 पैगामात भिजवाए गए। आज अलीमा खान भाई का पैगाम लेकर बाहर आई, तो कल अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने बानी का पैगाम मीडिया के ज़रिए इदारे तक पहुँचा। इमरान खान ने जनरल आसिम मुनीर के लिए पैगाम भेजा है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये चाहते हैं फौज पीटीआई आपस में आमने सामने हो जाए। इमरान खान ने कहा है कि आप न्यूट्रल हो जाएं। शहबाज शरीफ और ये पीडीएम की हुकूमत जो है, ये बदकिस्मती के साथ पाक फौज और तहरीक इंसाफ को आमने सामने कर रही है। ये इंशाअल्लाह ताला हम कभी नहीं होने देंगे और ना ही सिपह सालार या जनरल आसिम मुनीर ये होने देंगे। अच्छा नाज़रीन, ये पैगामात भेजने से पहले बानी पीटीआई 9 मई को जीएचक्यू के सामने एहतजाज की कॉल देने का भी एतराफ़ कर चुके हैं, लेकिन इमरान खान के रवैये में ये तब्दीली कह लीजिए या लचक कह लीजिए, अचानक ऐसे ही नहीं आ गई है। साबिक़ वज़ीर आज़म को खदशा ये है कि उन्हें 9 मई के केसेस में फ़ौज की तहवील में दिया जा सकता है, जहाँ उन पर फ़ौजी अदालतों में केसेस चलाए जा सकते हैं। इसीलिए उन्होंने गुज़श्ता रोज़ लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की और अदालत से इस्तदा की कि वो 9 मई के जो केसेस हैं वो सिविलियन अदालतों में चलाने का हुक्म दें और उन्हें मुमकिन तौर पर फ़ौज के हवाले करने के ख़िलाफ़ हुक्म जारी करें, लेकिन अदालत ने एतराज़ात के साथ उनकी दरख्वास्त खारिज कर दी है। जीएचक्यू के सामने एहतजाज के एतराफ़ पर मोहर जो लगाई है वो सलमान अकरम राजा साहब ने लगाई है। अब सिचुएशन नाज़रीन दिलचस्प हो रही है। हुकूमत को भी लगता है कि ये बेवक्त की रागनी नहीं है। वज़ीरे दिफा ख्वाजा आसिफ को बानी पीटीआई के एतराफ़ के पीछे माफ़ी और वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह साहब को इन पैगामात के पीछे साजिश नज़र आ रही है। तो हुकूमत की तरफ से काउंटर स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। अब उनको कुछ भी लगे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी पुरुम्मीद है। दिसंबर में हुकूमत बनाने के दावे कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को बाकायदा तौर पर पार्लिमानी जमात तस्लीम कर लिया है। 39 अराकीन के नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं। दीगर 41 अराकीन के बारे में भी जानने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू भी कर लिया है। पीटीआई की जानिब से आज कई शहरों में एहतजाज किया गया। केपीके के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब ने बनू और महमूद खान अचकज़ई ने कोयटा में मुजाहरे की क़यादत की, लेकिन पीटीआई इस्लामाबाद का एहतजाज पीर तक इन्होंने मुलतवी कर दिया है। कराची और लाहौर में भी काबिल ज़िक्र एहतजाज नहीं हो सका। इन्हीं तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए प्रोग्राम में आज मेरे अज़ीज़ मेहमान हैं। स्टूडियो में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, चेयरमैन है मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन से। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो सर, तहरीक इंसाफ और उसके इत्तेहादी एक बार फिर मुल्क भर से एहतजाज की बात कर रहे हैं, आवाम को निकालने की बात कर रहे हैं, लेकिन आज का दिन मैं देखती हूँ तो आज नहीं निकाल पाते, नाकाम नज़र आते हैं। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद कहीं पर भी कोई काबिल ज़िक्र एहतजाज कह लीजिए या मुजाहरा कह लीजिए नहीं हुआ। नाकामी की वजह क्या है अल्लामा साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पंजाब का मैं आपको बताता हूँ कि दूसरा तीसरा दिन था कि वहाँ उन्होंने क्रैकडाउन शुरू किया हुआ था। लोग घरों पे दाखिल हो रहे थे, मुआसरा कर रहे थे, मसाजिद का मुआसरा कर रहे थे और डरे हुए थे, सहमे हुए थे। देखें, और उन्होंने फिर 144 लगा दिया, 3 दिन के लिए पाबंदी लगा दी जलसे जुलूस और एहतजाजात पर। एहतजाज करना, पुरअमन जलसा करना, रैली निकालना, ये हमारा आवाम का, पाकिस्तान के अवाम का आइनी और कानूनी हक है। लेकिन एक फस्तायत का इस वक्त दौरा है और लोगों के ऊपर जुल्म और सितम हो रहा है, उनके रास्ते रोके जाते हैं। अब देखें, यहाँ पर जो डंडा लेके आए ना, डंडे के दौर से अभी कुछ दिन पहले कुछ लोग आए और फैज़ाबाद में बैठे रहे। मुहर्रम के दिनों में 7, 8, 9, 10 मुहर्रम के दिनों में पिंडी इस्लामाबाद के लोगों को आने में बहुत रुकावट होती है, अज़ादारी के लिए आ रहे थे। लेकिन हमारे हुक्मरानों ने कोई भी एक कदम नहीं उठाया। लेकिन जब हम लोग पीटीआई पाकिस्तान की जो जेन्युइन अपोजिशन है, जब ये कोई कदम उठाने लगती है तो फिर ये दौसर दांधली, हमला, गिरफ्तार करना, पकड़ना, जेलों में डालना और हरास करना, ये शुरू हो जाता है। अगर अब देखें, पिछले दिनों पीटीआई को इजाज़त मिली थी तरनोल में जलसा करने की, फिर कैंसिल कर दिया। इस्लामाबाद में उन्होंने पर पाबंदी लगा दी। हम कभी भी कोई काम गैर आइनी, गैर कानूनी नहीं करना चाहते।
हम कानून को मुकद्दस समझते हैं, कानून मोहतरम है। एक तो अब ये चाहते हैं, मैं कहता हूँ ये चाहते हैं कि हम भी तंग आमद बजंग आमद, हम भी ताकत का मुजाहरा करें। लेकिन अलामा साहब, एक तो पीटीआई के बैगेज पर 9 मई का वाकया भी सामने मौजूद है, लेकिन जहां आज पीटीआई सर एहतजाज की बात कर रही थी ना जी, मुझसे सवाल ले लीजिए, इसको ऐड कर लीजिएगा। वहीं दूसरी तरफ जेआई के अब लोग भी आज निकले हुए हैं, वो भी एहतजाज करें, मुजाहरा करें, और इजाजत उनको भी नहीं मिली, लेकिन वो अपना मजमा इकट्ठा करने में कामयाब हुए। रुकावटें उनके लिए भी लगाई हुई हैं, लेकिन यहाँ पर तो बाकायदा ये कहा गया था, मेरे प्रोग्राम में पीटीआई के काफी लोग आए, उन्होंने कहा कि अगर हमें इजाजत नहीं मिलती, और क्योंकि नजर आ रहा था कि इजाजत नहीं मिलनी है पीटीआई को, लेकिन उसके बावजूद भी कहा जा रहा था कि बगैर इजाजत भी हम एहतजाज करेंगे, हम जलसा करेंगे। तो ये क्या स्टेटमेंट्स जो थे वो इमरान खान साहब को सिर्फ खुश करने के लिए थे? अच्छा, पहली बात ये है कि मैं इसका पहले जवाब देता हूँ और पिछला सवाल का पहला हिस्सा बाद में। देखिए, हम अपने लिए जवाबदेह हैं। मजलिस बात हमने पंजाब के अक्सर इलाकों में मुजाहरे किए हैं, पिंडी में भी किया है, इस्लामाबाद में भी मैं खुद वहाँ पहुँचा हुआ था। तो पंजाब के अक्सर इलाकों में सूबा पंजाब के हमारे जो जनूबी पंजाब के सदर हैं, उनको गिरफ्तार किया गया, उसके साथ उनके दोस्तों को गिरफ्तार किया गया, रैली से गिरफ्तार किया गया। जहाँ तक ताल्लुक है 9 मई का, 9 मई आप उसकी जुडिशल इंक्वायरी क्यों नहीं करवाते? उसकी जो सीसीटीवी फुटेजेज हैं उस वाक़े की कहाँ गई हैं, क्यों उसको छुपाया गया है? अगर वाक़या आपके नज़दीक 9 मई में लो जी। आप अलामा साहब, आप जो है ना, मैं चाह रही हूँ कि आप स्क्रीन भी साथ साथ देखिए। ये आज के दिन की है और ये हजारों लोग हैं जो सड़कों पर आए हैं, और ये जमात इस्लामी के लोग हैं। रुकावटें इनके पास में क्या है? हम ऐसे ही आए, डंडे उठा के आए? नहीं सर, डंडे उठाने की बात नहीं, एहतजाज और मुजाहरे की बात हो रही है ना। डंडे उठा के आए, हम पहले एहतजाज करते रहे पूरे पाकिस्तान, 5-5 दिन हमने धरने दिए हैं। आप ये कह रहे हैं कि जमात इस्लामी डंडे उठा के, आप ये कहते हैं, देखिए लोगों के हाथों में, नहीं कहता डंडे उठा के लाए, लेकिन ये चाहते हैं कि हम ऐसे हो जाएं। दुरुस्त है, हम ये चाहते हैं कि हम देखें, हम चाहते हैं कि आइन कानून के ज़वाबित के मुताबिक चलें, हम पुरअमन एहतजाज करना चाहते हैं, हम मार धाड़ नहीं चाहते, हम नहीं चाहते कि खुदा न खास्ता आम आदमी को किसी को तकलीफ पहुँचे। मैं पहले बताऊँ, हमने पाकिस्तान में 5-5 दिन 700-800 मकानाबाद धरने दिए हैं, किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया, किसी रास्ते को हमने बंद नहीं किया, हम करते आए हैं। लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर फस्तायत है, अब उसको आप देखें, खैबर पख्तूनख्वा में क्यों नहीं हुआ इज्तिमात हुए? खैबर पख्तूनख्वा में कोई जमात भी एहतजाज करना चाहिए, उसको इजाजत मिलती है, लेकिन आप पंजाब में सोच भी नहीं सकते। आप पंजाब में सोच भी नहीं सकते। मेरा बुनियादी सवाल यह है कि बिल्कुल ठीक है, नजर आ रहा था कि इजाजत शायद नहीं मिलेगी, तरनौल वाले जलसे की बिल्कुल आपने दुरुस्त मिसाल दी, लेकिन उसके बावजूद भी आज जमात इस्लामी की भी मैं मिसाल इसीलिए दे रही हूँ कि वहां के लोग भी तो आज निकले हैं, रुकावटें उनके लिए भी थी, तो आपके लोग निकालने में कामयाब क्यों नहीं हो पाए? उनकी क़यादत मैदान में रही, यहाँ क़यादत ही नहीं है मैदान में। मैं खुद मैदान में था, मैं खुद जुलूस में था, प्रेस क्लब के बाद हमने जो मुजाहरा किया उसमें मैं खुद मौजूद था, मैंने वहाँ खिताब भी किया। मैं फिर कह रहा हूँ, देखें, ये चाहते हैं पीटीआई के कौन-कौन से हमारी तारीख के साथ सर? हमारी तारीख जो है ना, पीटीआई के शमीम नकवी साहब थे, आए थे वहाँ पर। जब उन्होंने कह दिया कि इस्लामाबाद में मुलतवी हो गया है, उन्होंने बता दिया, कोर्ट ने कह दिया, कोर्ट में चले गए, कोर्ट ने मना कर दिया। देखें, मैं फिर कह रहा हूँ कि हमने गिलगित बल्तिस्तान में किया, हमने कोयटा में किया, बाकी इलाकों में भी हमने मुजाहरे किए हैं पाकिस्तान में, ठीक है, हम तो अपने दिन करते रहे और करेंगे। बाकी जो है ना, पीटीआई के दोस्त हैं, उन्होंने इस्लामाबाद में वो कोर्ट में चले गए और कोर्ट ने उनको मना कर दिया, सब जुडिशल मसला हो गया, कोर्ट में चला गया। आपने 9 मई की बात की, मैं फिर कहता हूँ कि 9 मई की तहकीकात होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक। और फिर उसके बाद ये जो आप कहती हैं कि उन्होंने कहा है कि पीटीआई का इमरान खान साहब का जो स्टैंड है वो ये है कि ये लोग हार चुके हैं, ये हारा हुआ लश्कर। पहले जब इनको लेके आ गया, जो रजीम चेंज एपिसोड हुआ, उसमें ये हारे, अवाम को डिलीवर नहीं कर सके, फिर इलेक्शन में दोबारा हारे, फॉर्म 45 के जरिए 45 से 47 तक पहुंचे, फिर जो बजट दिया, अवाम में इनके अब जड़ें नहीं है, रूल नहीं कर सकते अवाम के ऊपर, अवाम ने इनको ठुकरा दिया। अब सवाल ये है, ये कैसे हुकूमत कर सकते हैं अवाम पर? मध्य मुकाबल को पीटीआई है ना, कैसे मैदान से निकालेंगे? ये चाहते हैं कि आर्मी की, हमारी फौज की और अवाम की लड़ाई हो जाए, ये चाहते हैं लोग। सर, वैसे हुकूमत ये क्यों चाहेगी कि जब इमरान खान साहब अपने लिए खुद ही गड़ा खोद रहे होते हैं, वो जिस तरह के वो बयान दे रहे होते हैं, वो जिस तरह के स्टेटमेंट्स दे रहे होते हैं, बयान आईन कानून के खिलाफ है, उनके जलसों में कौन सा बयान आईन और कानून के खिलाफ है? क्या नाम लेकर इदारे के आर्मी चीफ के हवाले से बात करना, ये नहीं लेते रहे नाम, ये जो नून लीग वाले नहीं लेते रहे, आप लोग तो कह रहे हैं ना, हुकूमत कोशिश कर रही है, तो हुकूमत कैसे कोशिश कर रही है जब पीटीआई खुद ही अपने लिए पहले जो कुछ हुआ, गोलियां मारी गई, क्यों एफआईआर नहीं कटी? सर, उस पे मैं ये बात कर रही हूं कि कहा गोलियां मारी गई, हुकूमत कोशिश कर रही है, एफआईआर क्यों नहीं कटी? गोलियां मारी गई तो
तो सर, ऐसे पकड़ के खींचा गया उसको, ऐसे खींच के गिरफ्तार किया गया, ऐसे गिरफ्तार किया जाता है। आप ये कह रहे हैं अलामा साहब, आप लोगों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हुकूमत कोशिश कर रही है फौज और पीटीआई के दरमियान। अब देखिए ना, अब हुकूमत के पास क्या है, पीटीआई अपने आप मुझे बताओ, हुकूमत के पास अब क्या है पावर में रहने का, क्या उसके पास रह गया? अवाम साथ नहीं है, बजट आपका ऐसा है। जी सर, ये दो अलग अलग बातें हैं, ये दो अलग अलग बातें हैं आपस में। सर ये दो अलग अलग नहीं कर पा रहे, अब ये कैसे रह सकते हैं? सर मतलब मुकाबला कौन है? अवाम है पाकिस्तान का। आया और जो अलीमा खान साहिबा का आज स्टेटमेंट आया, वो ये कह रहे हैं कि हुकूमत जो है वो रखना डालने की कोशिश कर रही है, लेकिन ग्राउंड पे आपके स्टेटमेंट्स, आपके ट्विटर अकाउंट से जो पीटीआई के होता रहा है, ये सब कुछ ग्राउंड पर मौजूद है। जी, मैं पीटीआई की एग्जैक्टली बात कर रहा हूं। मैं समझाऊं, मैं इमरान खान से मैं भी कल मिला हूं, जो मैं समझाऊं वो ये है कि इस वक्त हुकूमत की स्ट्रेटजी है, हारे हुए लश्कर की स्ट्रेटजी है कि किसी ने अपने आप को रिलीफ लेने के लिए जो मध्य मुकाबल है, जो अवाम में पॉपुलर है, 90% अवाम जिसके साथ है, पाक फौज को उनके साथ लड़ा दिया जाए और हम इसके लिए अपनी रास्ता बनाया जाए। हम तो डूबे हैं सनम, तुझको भी ले डूबेंगे। कोई हिकमत अमली पर बात हुई है कल आपसे? जी, आपसे कोई बात हुई है कल हिकमत अमली पर इमरान खान साहब की? इमरान खान की हिकमत अमली ये है कि हमने इनको, हमारा जो नैरेटिव है वो यही है कि हम ये जो लड़ाना, इनका नैरेटिव एक लड़ाई हो जाए, हर चीज चाहते हैं लड़ाई। अब जो बातें करते हैं, खान ने कहा जी, कन्फेस कर लिया जी कि मैंने लोगों को कहा कि जाओ जीज की तरफ जाओ, वहां से एहतजाज करो। क्या इमरान खान ने कहा जीज के अंदर दाखिल हो जाओ? क्या कोर कमांडर के अंदर जाकर आग लगाओ? मुजाहरा करना, एहतजाज करना आईनी कानून हर जगह किया जा सकता है, पुरअमन मुजाहरा। इमरान खान ने कहा जाके आग लगाओ। इसको फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन ही पीटीआई की तरफ से कहा जा रहा है। अब इस चीज को इतराफ कर लिया गया कि कहा गया कि जीएचक्यू के बारे में एहतजाज करने जाए। देखा नहीं है, आपने फुटेजेस नहीं देखे, कौन लोग उतर रहे थे, किन गाड़ी से उतर रहे थे और जा रहे थे वहां से? सर मैंने वो फुटेजेस भी देखे कि जहां पर हसन नियाजी जैसे लोग जो हैं वो किस तरह के काम कर रहे थे, जहां पर जो खवातीन अभी अरेस्ट हुई हुई थी वो किस तरह के नारे लगा के जा रहे थे। क्या रोक दी डॉक्टर यासीन राशिद के नहीं जाना है? मेरी बात सुने, भी बड़े बड़े, मैं खुद हमारा मॉब के साथ सिलसिला रहा है, एहतजाजात में सिलसिला रहा है। इमरान खान गिरफ्तार था, उसने किसी को नहीं कहा कि जाओ आग लगाओ, हाँ। उसको पता ही नहीं था बाहर क्या हो रहा है। सही। अलामा साहब, अब मुझे ये बताइए कि सर तहरीके इंसाफ जो है वो अली अमीन गंडापुर साहब अब बात करते हैं खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से, जो ऑपरेशन की बात हो रही है उसके लिए वो कहते हैं कि किसी सूरत ऑपरेशन नहीं होने देंगे। तो सर अगर अमनो अमान की, बेअमनी की ये सूरत हाल बिगड़ती है तो फिर तो जो सूबाई गवर्नमेंट है उसको इसकी जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए। अब देखें, हम ऑपरेशन के मुखालिफ हैं जी, कंसेंसस के साथ। अब देख लें कि पहले जो ऑपरेशन हुए हैं, अवाम का एतमाद नहीं रहा है ऑपरेशन के ऊपर, नताइज नहीं मिले हैं। पाकिस्तान के अंदर से 70,000 हमने जनाजे उठाए हैं। बॉर्डर से लोग अंदर कैसे आए? जंग तो बॉर्डर से अंदर कैसे आई है? कैसे लोग मारे गए हैं? लोगों का एतमाद नहीं। इस मुल्क के अंदर तकफीरियों के लश्कर बनाए गए हैं, कातिलों के लश्कर बनाए गए, उन्होंने बसों से उतारा है, शनाख्ती कार्ड देके मारा है। किसी को सजा मिली है? सर किसी को सजा मिली है? जी। जब मैं जो आपसे एतमाद खो बैठते हैं, लोग एतमाद नहीं करते। ठीक है सर, तो क्या हुकूमत जो भी कुछ हो रहा है वहां पर उसकी भी जिम्मेदारी पर हुकूमत कोई नहीं लेनी चाहिए? किस चीज की? सर अगर बेअमनी होती है तो भाई हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है फिर ना। रास्ता है इसका ना। लोगों ने क्या कहा, बंदों के लोगों ने पुलिस को एम्पावर करो, पुलिस है यहाँ पर, सीडीडी लोगों के खिलाफ इकदाम करे। यहाँ बैड तालिबान और गुड तालिबान जो बन्नू में, इनको सबको निकालो यहाँ से। सर 11 साल से पीटीआई की हुकूमत है वहां पर। पुलिस रिफॉर्म्स की सबसे ज्यादा बात ही इमरान खान साहब ने की है। सबसे बेहतरीन पुलिस की वो बात करते हैं केपीके में, तो सर कर लेते वो। क्यों है बेअमनी वहां पर? हालात क्यों बिगड़ रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ, फिर अगर आप पुलिस को नहीं चलने देंगे, आप एक स्टेट के अंदर स्टेट बना लेंगे और अपने इख्तियारात इस्तेमाल करेंगे। वहां के अवाम ने क्यों कहा है, बन्नू के अवाम ने, यहाँ बैड तालिबान और गुड तालिबान सबको निकालो यहाँ से। एक्सेस किसने दिया सर? 11 साल से पीटीआई की हुकूमत है वहां पर। इस मुल्क के अंदर कोई सियासी जमात तकफीरियों के लश्कर नहीं बना सकती, कातिलों के लश्कर नहीं बना सकती, कोई पॉलिटिकल जमात नहीं काम कर सकती है। फिर अगर वहां पर अगर आप चाहते हैं कि ऑपरेशन नहीं होने देंगे, हमारा गिला है, फिर सूबाई हुकूमत को इसकी जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए ना सर। आप जानती हैं, ये जब वजीराबाद आए थे टीएलपी वाले, कौन लेके आया था इनको? कैसे आए थे यहाँ पर? मेरे देखिए, हमारी जो हुकूमत है, हमारे जो इदारे हैं, हर एक को अपनी जगह रहना चाहिए, आगे इंक्रोचमेंट नहीं करनी चाहिए। अच्छा सर, एक चीज और देखिए, आज अलीमा खान साहिबा कह रही हैं, मेरी बेटी, आपका एक अपना माइंड बना हुआ है खासकर जी। अभी 8 मई को सुनो, सर सब गलत हुआ सर मान लेती हूँ, मैं आपकी बात मान लेती हूँ, बेटी मेरी बात सुनो, 8 फरवरी को सर मैं आपकी बात मान लेती हूँ, मैं तस्लीम कर लेती हूँ, लेकिन फिर सर 4 साल आपकी हुकूमत रही, क्यों सब कुछ सही नहीं किया? तब्दील की है सर? जिस
उसने भी किया, मैं मान लेती हूँ आपकी बात कि सब कुछ गलत हुआ पाकिस्तान में, लेकिन उससे पहले 4 साल आपकी हुकूमत रही सर पीटीआई की, क्यों सब कुछ बेहतर नहीं किया? सर उससे पहले की मैं बात कर रही हूँ, आप कह रहे हैं होता ही गलत रहा। आप कहती है ना, ये तो आप कह रहे हैं ना सर। कौन करता है ये काम? सर ये आप कह रहे हैं, कौन करता है? सर आज ये आपका मौकफ है कि 8 फरवरी के इंतखाबात के नतीजे चेंज किए गए, पिछली दफा दूसरी ऑपोजिशन का मौकफ था कि आप लोगों के लिए नतीजे तब्दील किए गए। यही सवाल 25 जुलाई के इंतखाबात में भी थे। ये मुझसे सवाल ना करें, ये अदालतों से सवाल करें सर। 25 जुलाई में भी 25 जुलाई में भी यही सवाल फरार क्यों और करती है? अगर सर आपको पता है तो आप अदालतों को बताएं। बेटी सच बोलो, किसने किया ये? सर अदालतों को बताएं, मुझे नहीं मालूम सर, मैं अदालत नहीं हूं, आपको मेरा ये बिल्कुल नहीं मौकफ पता है सर। कि 8 फरवरी से जो इंतखाब का रिजल्ट आया, 9 मई को 25 जुलाई के हवाले से उनका भी यही एतराज। मैं कह रहा हूं कि ये बताओ, 8 उस वक्त भी रात गए तक नताइज नहीं आ रहे थे। जिसने किया गलत किया है जी। अगर जनरल बाजवा ने किया है, फैज ने किया है, गलत किया है, अब बताओ किसने किया है? सर ये आप अदालतों को बताएं अगर आप लोगों को नहीं, मालूम आप है तो। बताओ, सर आप बताओ। मैं कैसे, मैं आप तो दावेदार ही नहीं हूं सर, मैं दावेदार ही नहीं हूं। आप पाकिस्तानी नहीं हो? नहीं मैं दावेदार नहीं हूं। आप पाकिस्तानी नहीं है? मैं दावेदार इस मुल्क में नहीं रहती है, ये वतन आपका नहीं है। पाकिस्तानी हूं, मैं आप कैसे न्यूट्रल रह सकती हैं? मैं समझती हूं सर कि अगर आप चाहते हैं और आप समझते हैं कि अगर 8 फरवरी को धांधली हुई है तो आप बिल्कुल अदालतों के पास जाएं। आप अदालतों के पास जाएं सर, आप अदालतों के पास आप मुझे बताइए किसने कराया? अल्लामा साहब मुझे क्योंकि ब्रेक लेना है, मैंने आपसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना है क्योंकि आप जगह शख्सियत भी हैं तो इसलिए आप ज्यादा बेहतर बता सकेंगे। अलीमा खान साहिबा कह रही हैं खान साहब के हवाले से कि इदारा न्यूट्रल हो जाए, ये इमरान खान साहब ने पैगाम भिजवाया। सब कहते हैं इससे पहले, इससे बिल्कुल सब कहते हैं, लेकिन इमरान खान साहब इससे थोड़ी सी आगे की बात करते हैं। वो कहते हैं अल्लाह ने इजाजत ही नहीं दी न्यूट्रल रहने की। किसकी? न्यूट्रल रहने की। न्यूट्रल से मुराद क्या है? मुदाखलत सर यही तो मैं आपसे पूछ रही हूं। मुदाखलत ना करें। नहीं तो ये किस कॉन्टेक्स्ट में इमरान खान साहब मुदाखलत ना करें, मुदाखलत ना करें। अल्लाह कहता है कि न्यूट्रल रहने की इजाजत अल्लाह की तरफ से मुझे नहीं पता खान ने क्या करा, मुझसे ना पूछे। अलीमा खान मुझसे पूछो, जो बात मेरे सामने खान करेगा मैं बताऊंगा। कैसे इंटरप्रेट हो रही है? उन्होंने सारी दुनिया के सामने कहा है, उन्होंने गलत कहा है कि अल्लाह ताला ने न्यूट्रल रहने की इजाजत दी। कैसे इंटरप्रेट किया जा रहा है, कैसे, ये अलग बात है। मैं जिस इमरान खान को जानता हूँ वो अपने उसूलों पर डटा हुआ है, वो कभी भी अपनी उस रास्ते से पिछड़ने वाला नहीं है। वो शहादत को, उनकी मौत को गले लगा लेगा, पीछे नहीं हटेगा। वो साबित कदम इंसान है, अल्लाह पर ईमान रखता है, अल्लाह पर तवक्कल रखता है, वो मजबूत आदमी है। और उसने गोलियां खाई नहीं भागा, उसको जेल में डाला, गलत पर्चे काटे नहीं भागा, उसको कहा गया चले जाओ यहाँ से, कुछ अरसे के लिए वो नहीं गया। वो वतन के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए वहाँ खड़ा है। उसको जेल में डाला कि अवाम से डिटैच हो जाए, अवाम उससे ताल्लुक टूट जाए, वो अवाम के दिलों में आ गया है। लिहाजा इमरान खान पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है, पॉपुलर लीडर है, दुनिया के अंदर उसकी शनाख्त है, पाकिस्तान को इस दलदल से निकाल सकता है। अवाम उसके साथ हैं, जिनके साथ अवाम नहीं है वो ऐसे ही बजट बनाएंगे, अवाम को दोबारा बर्बाद करेंगे। जी ठीक। अब सर जरा इससे हटके सिर्फ मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि कहाँ पर अल्लाह ताला ने इस चीज की इजाजत नहीं दी कि न्यूट्रल रहने की इजाजत ही नहीं दी? देखिए जहाँ हक को बातिल होना, हक को बातिल हो जहाँ पर, वहाँ न्यूट्रल की बात नहीं होती। फिर ये आप हक के साथ है या बातिल के साथ है, न्यूट्रल नहीं है। तो हक को बातिल, फिर अलीमा खान साहब हक को बातिल, हक को बातिल, न्यूट्रल हो जाए, हक को बातिल, हक को बातिल। वहाँ न्यूट्रल का माना क्यों होगा? आप इनक्रोचमेंट ना करें, आगे ना बढ़े, अपनी जगह पर रहें, अपनी जगह पर रहे, बाहर ना है वहाँ से, ये है। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है इन मिसाइल का कि आप न्यूट्रल रहें, नहीं आप अपनी जगह पर रहें, इंक्रोचमेंट ना करें, अपने जो आईनी जिम्मेदारी उनको अंजाम दें, ये है। देखिए कहाँ लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है, आप पढ़ी लिखी हैं, लफ्ज न्यूट्रल कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, हाँ। उस सियाक में देखे उसको तर्जुमा रवाना करेंगे। न्यूट्रल में खैर ये अल्लाह की इजाजत की, इससे आगे भी खान साहब ने कुछ मजीद भी बात की थी, इसमें बहुत बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब, आप प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। अहम गुफ्तगू हो रही थी नाज़रीन, महंगी बिजली और टैक्सेस में इजाफे के खिलाफ जमात इस्लामी के जो एहतजाजी मुजाहिरीन हैं इनको हुकूमत ने डी चौक पहुँचने से पहले रोका, तो जमात इस्लामी ने मरी रोड में मैदान संभाल लिया है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने कारकुनों से खिताब भी किया है और कहा है कि अभी धरना शुरू हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ है। हुकूमत ने गिरफ्तारियां करके हमारा प्लान ए खुद ख़राब किया है, अब प्लान बी है। एक धरने की जगह कई धरने होंगे, ये मज़ाहमत तवील है, डी चौक भी जाएंगे, हुकूमत को मसला हल करना है तो फिर बिजली सस्ती कर दें। तर्जुमान जमात इस्लामी ने दावा किया है कि उनके 1000 से ज़ायद कारकुनान हैं जिनको अभी गिरफ्तार किया गया है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ साहब कह रहे हैं कि जमात इस्लामी को पिंडी में एहतजाज की इजाज़त दी थी, इस्लामाबाद पर चढ़ाई बिला जवाज़ है, हाफिज़ नईम से बात करने के लिए तैयार हैं, ऐसा कह रहे हैं अताउल्लाह तारड़ साहब।
तो इस वक्त क्या सिचुएशन है? एक तरफ हुकूमत की तरफ से ऑफर की जा रही है, बात करने के लिए तैयार हैं, दूसरी तरफ हाफिज साहब कह रहे हैं कि ये जो है वो तवालत पकड़ सकता है मामला। यासिर हकीम ज्वाइन कर चुके हैं मुझे प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया यासिर आपका। सबसे पहले तो आप किस स्पॉट पे मौजूद हैं, क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं, जरा आगाह कीजिएगा। किसी किस्म का कोई राब्ता हुआ है? क्योंकि जमात इस्लामी की तरफ से तो 3 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी बनाई गई है। मैं इस वक्त बाग चौक पर मौजूद हूँ और शाम 4 बजे के लगभग से जो जमात इस्लामी रावलपिंडी की तंजीम थी, उन्होंने यहीं पर अपने एहतजाज का आगाज किया, यहीं पर धरना दिया और अब से चंद लम्हे कबल यहाँ पर अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान इस्लामाबाद से एक बड़ा काफिला, जिसमें KPK से आने वाले काफिले भी शामिल थे, मरी और कश्मीर से आने वाले भी, उसकी क़यादत चलते हुए यहाँ पर पहुंचे और मर्कजी स्टेज पर मौजूद है और लियाकत बलोच इस वक्त तकरीर कर रहे हैं। जो अब से थोड़ी देर कबल ये बात जरूर की गई थी कि जमात इस्लामी से पंजाब पिंडी की जो इंतजामिया थी उसके कुछ मुज़ाकरात हुए हैं, जिसके दौरान 3 दिन के लिए ये बात सामने आई कि उन्हें लियाकत बाग में बैठने, धरना देने और अपना एहतजाज जारी रखने की इजाजत दी है। लेकिन इसकी तस्दीक फौरी तौर पर अमीर जमात इस्लामी जिला रावलपिंडी ने कहा थी। उनका ये कहना था कि ऐसे कोई मुज़ाकरात नहीं हुए, मुज़ाकरात का कुल्ली इख्तियार जो है वो मर्जी तंजीम के पास है। यहाँ पर इस वक्त जो जमात इस्लामी के कारकुनान है उनकी एक कसीर तादाद मौजूद है, जिन्होंने मरी रोड को ब्लॉक कर रखा है, उसी पर स्टेज बनाया है। पर मौजूद हैं स्पॉट पर, अंदाजन बता सकेंगे लगभग के कितने लोग इस वक्त मौजूद हैं इस मुजाहिरे में, और क्या मजीद काफिले भी आ रहे हैं, पहुंच रहे हैं यहाँ पर? देखिए, जो काफिले आने थे वो तो मुकम्मल तौर पर यहाँ पर पहुंच चुके हैं हाफिज नईम उर रहमान साहब के साथ। और अगर मैं कोई रफली अंदाजा लगाऊं तो मैं ये कह सकता हूँ कि 3 से 5 हजार के दरमियान लोग जो है वो इस वक्त मौजूद हैं। लियाकत बाग चौक में स्टेज बनाया गया और लियाकत बाग चौक जो रास्ता जाता है मरीड चौक की जानिब, इस पर ये सारे के सारे कारकुनान बैठे हैं और यहाँ पर इनके धरने के इंतजाम को अब से चंद लम्हे कबल जो है वो हतमी शक्ल देने की कोशिश की जा रही थी। पंखे मंगवाए गए, चटाइयां मंगवाई गई, जनरेटर मंगवाए गए, लाइट मंगवाई गई। एक और बात बताइए, नईम उर रहमान साहब कह रहे हैं कि 1000 से ज्यादा कारकुनों को गिरफ्तार भी किया गया है और इंतजामिया इस पर क्या बता रही है, तो ये बता दीजिएगा। और कुछ इस तरह की भी इत्तलात आई है कि हाफिज नईम उर रहमान साहब की डिमांड पर कुछ को रिहा भी किया गया है। देखिए, जो हाफिज नईम उर रहमान साहब का मुतालबा है, शायद मैं उसकी तस्दीक करूं। उसकी वजह यह है कि रावलपिंडी में गुज़िश्ता शब से अब तक किसी भी जमात इस्लामी के कारकुन को गिरफ्तार नहीं किया गया। इस्लामाबाद में कुछ गिरफ्तारियां जरूर हुई थी, जिनकी तादाद 40 के लगभग थी और वो भी बाद मुख्तलिफ जगहों पर मुज़ाकरात होने के बाद उनमें से भी कुछ को रिलीज कर दिया गया था। रावलपिंडी में जमात इस्लामी के तमाम कारकुनान को, इस्लामाबाद से आने वाले काफिलों को और दीगर शहरों और अजला से आने वाले काफिलों को किसी जगह उस तरह की रुकावट नहीं दी गई। सिर्फ फैजाबाद के मकाम पर उनको रुकावट मिली, लेकिन वो भी जमात इस्लामी के कारकुनान जो हाफिज नईम उर रहमान के काफिले के साथ आ रहे थे, उन्होंने कंटेनर को खुद रास्ते से हटाकर मरी रोड को क्लियर किया और वो यहाँ रावलपिंडी पहुंच चुके। बिल्कुल ठीक है। आप कह रहे हैं कि जो दावा जमात इस्लामी की जानिब से या हाफिज नईम उर रहमान साहब की जानिब से किया जा रहा है 1000 कारकुनों की गिरफ्तारी के हवाले से, तो उसके बरक्स आप बता रहे हैं कि 40 लोगों की गिरफ्तारियां वो भी कल के दिनों में आई थी कल, और फिर उसके बाद उन लोगों को छोड़ भी दिया गया। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में थे, अहम मामला आज चल रहा है, इस पर अपडेट कर रहे थे। ब्रेक लेते हैं, छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो हुकूमत से बात करेंगे, उनका क्या मौक़िफ़ है PTI के हवाले से, जमात इस्लामी के हवाले से। ब्रेक लीजिए। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ। हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो 2 दिन से मुसलसल हमें पैगामात नज़र आ रहे हैं, उस पर क्या सोच रही है, मौक़िफ़ जानने के लिए प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं कैसर शेख साहब, रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के, वफाकी वज़ीर हैं बराए बहरी उमूर के। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले ये फरमाइए, जिस तरह के पैगामात हम देख रहे हैं, अलीमा खान साहब पैगाम लेकर आती हैं, उमर अयूब पैगाम लेकर आते हैं, फिर उसके बाद नए इलेक्शन और दिसंबर में हुकूमत आ जाने के दावे असद कैसर साहब करते हैं। अचानक इल्ज़ामात से पैगामात का सिलसिला, सख्त लहजे का अचानक से नरम हो जाना, क्या हो रहा है सर? ये क्या इत्तलात हैं आप लोगों के पास? क्या कोई बैकडोर राब्ते वगैरह हो रहे हैं जो एकदम कॉन्फिडेंस का लेवल चेंज हुआ है PTI का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सियासी जमातें जो हैं या सियासी पार्टियां आपस में उनके मेंबर्स भी होते हैं जो अपने एक दूसरे के साथ राब्ते होते हैं, होने भी चाहिए। असम्बली के अंदर हमारे कोलीग होते हैं, मेंबर हैं, तो एक दूसरे के साथ राब्ते तो सियासी पार्टियों को रहते ही हैं। कभी भी कुछ भी कहा जाए
वो एक ही इलाके से लोग होते हैं, किस तरह पाकिस्तानी नुमाइंदगी कर रहे हैं। और ये जो तसव्वुर है ना कि कोई शायद कट्टी हो गई होती है या एक दूसरे से बातचीत नहीं होती, सियासी राब्ते तो हर वक्त सियासी लोगों को रहते हैं और एक दूसरे के पैगामात भी आते जाते रहते हैं। और मुझे नहीं पता कि एग्जैक्ट क्या, क्योंकि जो लोग इसमें होते हैं उन्हीं को एग्जैक्ट पता होता है, इसलिए वो तो पोजीशन मैंने आपको बयान नहीं कर सकता। लेकिन ये कहना, ये बातचीत के दरवाजे जो दुश्मन ममालिक हैं उनके दरमियान भी आपस में कायम रहते हैं। ये तो हमारी अपनी ममलिकत और रियासत है। किस बात ने परेशान कर रखा हुआ है, या सर ये कह लीजिए कि बेचैन रखा हुआ है? कभी आईनी ब्रेकडाउन की बात होती है, कभी मेल्टडाउन होने की बात होती है, कभी आपको नजर आता है कि शायद ये नल एंड वाइट कर दिया जाएगा इलेक्शन रिजल्ट को अक्टूबर नवंबर में, फिर दिसंबर में हुकूमत की बात होती है, कभी पीटीआई के राब्ते बहाल होने की बात होती है, और ये हुकूमत के हलकों की तरफ से आ रही है और इसमें ज्यादातर स्टेटमेंट जो है वो ख्वाजा आसिफ साहब के हैं। तो हुकूमत को किस चीज ने बेचैन करके रखा हुआ है सर? देखिए, इस वक्त जो हालात हैं ना, मुआशी हालात, आज से नहीं, पिछले जब से पीटीआई ने हुकूमत छोड़ी है, 2 साल से ज़्यादा हो गया, 2.25 साल, उससे हालात, मुआशी हालात तो दिगर गु हैं। लोगों की परेशानियां हैं, बिजली की कीमतें बढ़ी हुई हैं, महंगाई में इजाफा हुआ है। अब तो खैर हमने बेहतर किया है, जब से हम आए हैं। पिछले साल महंगाई 32% थी, अब वो 12%, ये जुलाई में तो 11% हो गई, महंगाई में कमी आ रही है। लेकिन हालात ओवरऑल, लोगों की परचेजिंग पावर नहीं है, चीज़ें महंगी होने की वजह से लोगों के पास वो जो है ना अपने अखराजात के लिए नहीं है, उनके पास फरावानी नहीं है। वो ज़्यादातर बिजली के बिल भरने में या स्कूलों की फ़ीसें देने में ही उनके जो आमदन है वो ख़त्म हो जाती है। तनख्वाहदार तबका परेशान, इसमें कोई शक नहीं है। टैक्सेस हमें लेने हैं। आवाम के लिए इस वक्त जो सबसे बड़ा दुख है ना कैसर साहब, सबसे बड़ी तकलीफ और सबसे बड़ी अजियत जो है ना वो बिजली का बिल है सर। जो कुछ हो रहा है, भाई भाई को मार रहा है, लोगों के पास कुछ है नहीं, अपने घरों के सामान उठाकर बेचकर वो जो है ना वो बिजली का बिल भर रहे हैं। और जब आप ये कहें कि महंगाई कम हो गई है तो लोगों के लिए जरा तकलीफ दे हो जाता है जुमला। सर मुझे ये फरमाइए कि बानी पीटीआई को खदशा है कि उन्हें फौज की तहवील में दिया जा सकता है, तो क्या सर हुकूमत ऐसा सोच रही है, इस नुक्ते पर सोच रही है, या हुकूमत से कोई बात हुई है इस हवाले से? मुझे इस बारे में कोई पता नहीं है, मेरे ख्याल में तो ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन क्योंकि ये कोई कैबिनेट में, मैं कैबिनेट का मेंबर हूँ, वहाँ तो कोई ऐसा मैटर डिस्कस नहीं हुआ। बाकी तो जो है आपस में सरगोशियाँ जलती रहती है, वो उसका तो मैं कुछ कह नहीं सकता। ऐसी कोई बात मेरे नॉलेज में नहीं है। और जो बिजली के बिल है, आप ठीक कह रही हैं कि बिजली के बिल बहुत बढ़ गए हुए हैं, लोग परेशान हैं, लेकिन हम पूरा दिन रात कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं कि हम कोशिश कर रहे हैं कि अभी चाइना गए हुए हैं हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब भी और कॉमर्स मिनिस्टर, तो वहाँ भी ये बात कर रहे हैं कि जो पेमेंट्स हमने करनी है चाइना को भी इस बार ऑलरेडी हमने तकरीबन 500 अरब रुपए की पेमेंट्स हैं जो चाइना की ड्यू हैं, जो उन्होंने बड़ा तामन किया हुआ है चाइनीज़ हुकूमत ने और उनकी कंपनियों ने कि उनकी पेमेंट्स ड्यू जो है वो भी हम लेट हो रही हैं। तो ये मामलात जो है ना, ये हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और दिन रात लगे हुए हैं। मैं आपको अपनी मैरीटाइम अफेयर्स का बताऊँ कि पाकिस्तान में पोर्ट्स के ऊपर बड़ी सरमायाकारी पे तवज्जो हो रही है काफ़ी। हर ये दुबई पोर्ट का और अबू धाबी पोर्ट का, चाइनीज़ पोर्ट्स का, हांगकांग के एचिजन पोर्ट, इन सब का और इस वक्त इंटरेस्ट ले रही है। आपके डेनमार्क में के जो मार्क्स लाइन है, दुनिया की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी है, तो वो इंटरेस्ट ले रहे हैं। हमारे यहाँ इंशाल्लाह बेहतरी के तवक्कुआत हैं। IMF का स्टाफ लेवल मुआहदा हो गया है। आप देख रहे हैं कि स्टॉक एक्सचेंज बहुत बड़ा है पिछले 4-5 महीने में। क्योंकि आपने चाइना के हवाले से डॉलर का रेट जो है स्टेबल है। ऐसी इत्तलात भी आ रही थी जी कैसर साहब, जरा इसको भी प्लीज कंफर्म कर दीजिएगा। कुछ ऐसी इत्तलात भी आ रही है कि 15,000 अरब डॉलर्स जो हैं, 15 अरब डॉलर जो है उसको रीशेड्यूल करने की, कर्जों को रीशेड्यूल करने की बात हो रही है सर। ये रिक्वेस्ट की जाएगी चाइना से? 15 अरब डॉलर नहीं, चाइना से तो बिल्कुल पहले भी उन्होंने रीशेड्यूल किया है, सऊदी अरेबिया ने भी किया है, और अभी हमने अगले साल को 17-18 अरब डॉलर की पेमेंट्स करनी है। तो हमारी कोशिश है कि पाकिस्तान की मईशत को बेहतर बनाने के लिए अगर वो हमें ये सहूलत दे देते हैं
तो हमारी ये जो मौजूदा दौरा भी है, ज़रूर कोशिश होगी। ये तो एक दोस्त मुल्कों के दरमियान, क्योंकि चाइना हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, और हम ये भी चाह रहे हैं कि IMF के साथ जो मुआहदा हुआ है उसमें चाइना को भी शामिल किया, उनको भी बताया जाए, उनको कॉन्फिडेंस में लिया जाए जो IMF के साथ जो स्टाफ लेवल मुआहदा हुआ है, ताकि जी हमारा स्ट्रेटेजिक दोस्त है। वापस जरा मैं टॉपिक की तरफ आना चाह रही हूँ। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये इंतहाई गंभीर मसला है, और महंगाई के हवाले से, बिजली के बिल के हवाले से, कि अवाम इससे रिलीफ भी चाहती है और इसका हल भी चाहती है, और सुनना भी चाहते हैं कि कर क्या रही है हुकूमत। सर जरा वापस टॉपिक पे आइएगा। मखसूस नशिस्तों के हवाले से फैसला आता है, एग्जैक्टली 3 दिन के बाद अता तारड़ साहब आते हैं और वो ऐलान करते हैं पाबंदी के हवाले से। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि कैबिनेट में मामला लाने की बात होती है, लेकिन फिर उसके बाद उसे मौखर कर दिया जाता है। क्या वजह थी सर, हुकूमत क्यों पीछे हट गई? इत्तेहादियों की वजह से या कोई और मामला? मुझे तो यही नहीं पता कि हुकूमत ने कब फैसला किया था। ये तो आप मीडिया ही अपने प्रेडिक्शन करते रहते हैं। मैं कैबिनेट का मेंबर हूँ, मुझे नहीं पता कि कभी ने ऐलान किया था, वजीर इत्तलात पीर का दिन था, प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की थी, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया था, न सिर्फ उन्होंने बताया था बल्कि दानियाल साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो ये मीडिया ने नहीं बताया, ये उन्होंने बताया है, तो उनसे ही सुन के हम आपके पास आए सवाल लेके। नहीं उन्होंने, लेकिन कैबिनेट में तो ये मामला आया ही नहीं। मैं तो कैबिनेट में, मैं वैसे 10 दिन बाहर गया हुआ था यूरोप में, कैबिनेट में तो ये मामला नहीं आया किसी किस्म का ना, कोई भी ये मामला वहाँ डिस्कस नहीं हुआ। और अगर होगा तो सामने आ जाएगा। तो कोई कैबिनेट में आने से मामला के मौखर हो गया? नहीं, मुझे नहीं पता कि पहले था भी कि नहीं था। मैं इस बात के कर रहा हूँ। मौखर तो तब होता है कि पहले ये डिसाइड किया। अगर अता तारड़ साहब ने कहा तो उनका पॉइंट है, वो तो आपके सामने है, उन्होंने कहा होगा, लेकिन मेरे नॉलेज में नहीं है कि ये कभी फैसला हुआ हो कि कैबिनेट में डिस्कस होगा। जब आएगा तो सामने आ जाएगा ना। अभी तो देखिए ना, मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू पेश किए जाते हैं। जी बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फैसल साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद थे, मामले पर गुफ्तगू कर रहे थे। एक और भी यहाँ मामला है नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तानी अवाम ये फायर वॉल के हवाले से भी काफ़ी शचोपंच का शिकार हैं, और पाकिस्तान में कई माह से एक्स पर पाबंदी है। कुछ अरसे से कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया की निगरानी के लिए चीन की फायर वॉल की तर्ज का एक नया निज़ाम या नेशनल फायर वॉल नाफिज किया जा रहा है, लेकिन इस फायर वॉल या ऑनलाइन मालूमात की फराहमी में रुकावट पर सरकारी तौर पर किसी किस्म की कोई बात नहीं की जा रही थी। अलबत्ता पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने 11 जुलाई को बजरिया इश्तिहार नेक्स्ट जनरेशन फायर वॉल्स की फराहमी, तनसीब और तरतीब के लिए टेंडर्स तलब किए थे, जिसकी आखिरी तारीख आज यानी 26 जुलाई थी। पंजाब हुकूमत की तर्जुमान उज़्मा बुखारी माइजा हमीद ने यह कहा कि फायर वॉल का नफाज अमल में लाया जा रहा है। बैरिस्टर दानियाल चौधरी ने तो दावा किया कि इदारों के खिलाफ प्रोपेगंडे को रोकने के लिए फायर वॉल सिस्टम लाया जा रहा है। इस इंटरनेट फायर वॉल के बारे में मुख्तलिफ रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं, जिसमें दावा किया जा रहा है कि ये फायर वॉल डीप पैकेट इंस्पेक्शन को इस्तेमाल करते हुए IP को ब्लॉक करेगा। ये DPI ऑनलाइन डाटा पैकेट के जरिए मुतनाज़ मवाद की निगरानी कर सकता है। साथ ही जैसे ही कोई मुतनाज़ मवाद मिलेगा, ये IP से भेजने वाले का जो IP एड्रेस है वो ट्रैक कर लेगा, जिससे ऑनलाइन मवाद भेजने वाले के मकाम का भी पता चल सकता है कि वो कहाँ से बैठ के सब कुछ कर रहा है। फायरवॉल सिस्टम बुनियादी तौर पर ऐसा निज़ाम है जो इंटरनेट गेटवेज पर लगाया जाता है, जहाँ से इंटरनेट अपलिंक और डाउनलिंक होता है। इसका मकसद इंटरनेट ट्रैफिक को फिल्टर करना होता है। फायरवॉल की मदद से नापसंदीदा वेबसाइट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और मखसूस मवाद को कंट्रोल किया जा सकता है। किसी भी मवाद को फायरवॉल की मदद से ब्लॉक भी किया जा सकता है। दिन न्यूज़ के सहाफ़ी उमर चीमा ने यह दावा किया हुकूमत ने तजुर्बाती बुनियाद पर फायरवॉल की आजमाइश शुरू कर दी है। इसी खबर के मुताबिक हुकूमत ने फायरवॉल सिस्टम के लिए तरक्याती बजट से 30 अरब रुपए से ज़ायद रकम भी मुख्तस की है। ये फंड्स वजारत टेक्नोलॉजी को दिए गए थे, लेकिन ये मनसूबा ताकत के एक और मरकज़ से चलाया जा रहा है और इस प्रोजेक्ट में वजारत इंफॉर्मेशन बराए टेक्नोलॉजी का काम डाक खाने से ज़्यादा का नहीं है। खदशा है कि इस फायरवॉल सिस्टम से ऑनलाइन बिजनेस मुतासर हो सकता है। नाज़रीन, यहाँ ये बताना बड़ा ज़रूरी है कि मुल्क सियासी मीडिया के बढ़ते हुए किरदार के बाद काफ़ी अरसे से मौजूदा और गुज़िश्ता हुकूमत सोशल मीडिया पर आज़ादी इजहार को मादर पिदर आज़ादी करार देते हुए इसे रेगुलेट करने की ख्वाहिश का इजहार करती रही है।
साथ ही हुकूमतों को इंटरनेट सोशल मीडिया कैंपेन से ये शिकवा भी रहा है कि वो पाकिस्तान में अपने दफातर कायम नहीं करती हैं और पाकिस्तान के कानून के मुताबिक काम नहीं करती हैं। इस नए सिस्टम के हवाले से बहुत सारे सवालात हैं कि क्या इसके ज़रिए फेसबुक, ट्विटर, इसके साथ साथ व्हाट्सएप पर भी क्या नज़र रखी जा सकेगी और फायरवॉल से किसी मवाद की रीच यूट्यूब और फेसबुक पर कम की जा सकती है और क्या वीपीएन के ज़रिए भी जो मवाद अपलोड किया जाएगा क्या वो भी पकड़ा जा सकता है। तो ये अहम सवालात हैं जिस पर बात करने के लिए उसामा खिलजी साहब हैं, सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं, मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका उसामा। सबसे पहले तो जो सवालात हैं इस हवाले से और ये फायरवॉल काम कैसे करेगा इसकी डिटेल्स मैंने आसान लफ्जों में बताने की कोशिश की है। आप मजीद बताइएगा क्योंकि इसके हवाले से बहुत सारे खदशात भी बताए जा रहे हैं ना, तो क्या ये दुरुस्त है या ये फेक न्यूज फैलाई जा रही है? सबसे पहले ये बताएं कि ये फायरवॉल होती क्या है और ये काम कैसे करेगी। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि फायरवॉल किस तरह काम करती है। इंटरनेट गेटवे जहां पे पाकिस्तान के अंदर और बाहर जो इंटरनेट ट्रैफिक आती जाती है वहां पे ये होगा। और डीपीआई जो डीप पैकेट इंस्पेक्शन टेक्नोलॉजी होती है वो हर इंटरनेट पैकेट को देख सकती है। इसमें एक ये बात है कि जो इनक्रिप्टेड ट्रैफिक है उसको ये नहीं देख सकती और उसकी कैपेबिलिटी नहीं है, क्योंकि जो एंड टू एंड इंक्रिप्शन होती है जिस तरह व्हाट्सएप की चैट्स हो गई वो कोई पढ़ नहीं सकता और दीगर जो आपके बैंकिंग इंफॉर्मेशन वगैरह होते हैं वो भी इनक्रिप्टेड होते हैं मैसेजिंग के हद तक। लेकिन इसमें फायरवॉल में ये भी है कि आप बिल्कुल कंट्रोल कर रहे हैं कि किस चीज को आप ब्लॉक करेंगे, लोग क्या देख सकते हैं क्या नहीं देख सकते और किसका मवाद जो है एकदम से ब्लॉक हो जाएगा। तो ये एक तकनीकी जो थोड़ा सा और आसान कर लेते हैं उसामा। मैसेजेस अगर हो रहे हैं, अगर आप चैट कर रहे हैं तो वो नहीं देख सकते क्योंकि वो इनक्रिप्टेड है, लेकिन अगर कॉल्स होती हैं तो कॉल्स महफूज नहीं है। व्हाट्सएप कॉल्स की बात कर रही हूं मैं। देखिए व्हाट्सएप कॉल्स भी वो कहते तो हैं कि महफूज है, लेकिन अगर आपका फोन हैक हो चुका है तो फिर तो मैसेज भी नहीं महफूज, वो तो कोई भी पढ़ सकता है। तो इसमें कुछ ये डिफरेंट चीजें आ जाती हैं। तो हम तो यही कहते हैं कि अगर आप मोबाइल फोन के जरिए किसी से राब्ते में है तो आपकी हर बात जो है सर्वेल करना कोई मुश्किल नहीं है रियासत के लिए। ये सबको जो है याद होना चाहिए। यानी आप ये कह रहे हैं क्लियर मी इफ आई एम रॉन्ग सर कि अगर आपका फोन हैक कर लिया जाता है तो फिर उसके बाद आपके कंप्लीट फोन का एक्सेस इस फायरवॉल के जरिए लिया जा सकेगा। बिल्कुल, फायरवॉल के जरिए और दीगर टेक्नोलॉजी के जरिए हो सकता है, क्योंकि फायरवॉल तो खैर आपकी कम्युनिकेशन को ट्रैक करती है और दीगर जो है स्पाईवेयर वो आपके फोन में आ सकता है जिसके जरिए आपके फोन में हर चीज जो है जो भी आपको हैक कर रहा है वो पढ़ सकते हैं। तो ये कैपेबिलिटी साथ साथ जो है हमारी रियासत के पास अभी मौजूद है। सही। अच्छा ये बताइएगा कि क्या ये बात दुरुस्त है कि ये जो आईडीपी है इसके जरिए मुतनाज़े मवाद की निगरानी करते हुए आईपी ट्रैक करके आप मवाद लिखने वाले या शाये करने वाले को पकड़ सकते हैं? जी मेरे ख्याल से जो फायरवॉल है, देखिए इसमें सबसे बड़ा मसला यह है कि हुकूमत की तरफ से कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो वो तो कह रहे हैं हम इस तरह कुछ नहीं कर रहे, इस तरह कुछ नहीं हो रहा, लेकिन फिर आपको टेंडर नोटिस सामने आ जाते हैं, टेलकोस की तरफ से मालूमात आ जाती हैं, बिहाइंड द सीन्स लोग आपको चीजें बता देते हैं। फिर काफी जर्नलिस्ट जिस तरह उमर चीमा साहब है उन्होंने रिपोर्ट्स लिखी हैं। तो करके हम जो अभी बात कर रहे हैं ये ऑफिशियली कंफर्म तो नहीं है, लेकिन जिस तरह आपने कहा कि कुछ हुकूमती अरकानों ने भी उसकी कॉन्फर्मेशन भी दे चुके हैं। तो इन सारी मालूमात से हम यही गेज कर सकते हैं कि फायरवॉल जो है वो पाकिस्तान में लग चुकी है, किसी चाइनीज कंपनी की मदद से लगी है, चाइना के मॉडल पे लगी है। इसमें जो आपकी इंटरनेट ट्रैफिक है उसको मॉनिटर किया जा रहा है। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि व्हाट्सएप की ट्रैफिक कितनी स्लो हो गई थी, तो अब वॉइस नोट्स, पिक्चर्स या फाइल्स जो है उसके लिए भी वजीर इत्तलात का स्टेटमेंट था कि ये हमारी तरफ से अभी कुछ नहीं किया गया है, ये कोई सिस्टम में कोई बग आ गया था जिसकी वजह से इंटरनेट की स्पीड जो है वो स्लो डाउन हो गई है। सर मुझे ये बताइए, क्योंकि काफी अर्से से हम देख रहे हैं ना कि क्योंकि दुनिया भर में कोई बग नहीं था, दुनिया भर में सही चल रहा था और पाकिस्तान में नहीं चल रहा था। और जब पाकिस्तान में आप वीपीएन चलाते थे तो फिर व्हाट्सएप सही चल रहा था। तो इससे टेक्निकली हमें यही मालूम होता है। मैं वीपीएन के हवाले से उसामा, मैं वीपीएन के हवाले से ही आपसे बात करना चाह रही थी कि काफी अरसे से अब हमारे पास एक्स बंद है, साबिका ट्विटर,
लेकिन वो वज़ीर आज़म साहब हों या पाकिस्तान की दीगर शख्सियात हों, वो तमाम के तमाम VPN के थ्रू यूज़ तो कर रहे हैं एक्स को। तो अब ये बताइएगा कि अगर VPN लगाते हैं, अगर ये फायरवॉल के बाद बाकी तमाम एप्लीकेशंस पे, तो क्या उसको भी पकड़ा जा सकेगा या वो सिक्योर हो जाएगी फिर और फायरवॉल का कोई काम नहीं रहेगा अगर VPN लगा लेते हैं? जी देखिए, बिल्कुल यही है। मैं चाइना कुछ साल पहले गया था, वहाँ फेसबुक, इंस्टाग्राम सब ब्लॉक है। मैंने VPN डाउनलोड किया तो वो सब कुछ चल रहा था। तो देखिए, ये कोई भी एक टेक्नोलॉजी ऐसी चीज है कि रोज तब्दील हो रही होती है, और आप जितने भी करोड़ों रुपए इस पे खर्च करेंगे, अगले दिन कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी, आपकी टेक्नोलॉजी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से ये एक बिल्कुल फेल्ड मिशन है, क्योंकि आप सोशल मीडिया को कंट्रोल नहीं कर सकते। और दूसरी बात यह है कि आप कह रहे हैं, तो उससे मैं ये अखज़ कर पाई हूँ कि 30 अरब खर्च करके हम जो है वो VPN को पाकिस्तान में फरोग दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका उसामा खलील साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। इंशाल्लाह नाज़रीन से मुलाकात होगी कल। अपना और अपने मुल्क का खास ख्याल रखिए और फ़लस्तीन को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।